हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव एकेडमी। और आज इस क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। और इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ क्या क्या हम लोग पढ़े थे, और उसको मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। देखिए, हमने इसके पिछले क्लास में पढ़ा था क्या, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, जिसमें हमने संयोजन, वियोजन, अभिक्रिया हमने बात कर लिया था। और साथ ही साथ लास्ट में हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़ा था? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े थे, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं सक्रियता श्रेणी। देखिए, दो अभिक्रियाएं जिसमें हमने संयोजन लिखा था और एक क्या था, वियोजन। दो अभिक्रिया और एक साथ में और अभिक्रिया हमने बात किया था विस्थापन। कितने प्रकार की अभिक्रिया? तीन प्रकार की। एक हमारी क्या थी, संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरे प्रतिस्थापन। जिसे मैंने संयोजन बताया था, वियोजन बताया था, और साथ ही साथ मैंने बोला था कि इसको पढ़ने से पहले मुझे क्या पढ़ने पड़ेंगे, विद्युत रासायनिक क्या है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी ये हमने पढ़ा था पिछली बार, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी कराया था और ये श्रेणियां भी लिखा था, जिसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि अगर किसी यौगिक में किसी अन्य धातु या किसी सक्रिय धातु को डाला जाता है तो वो हटा पाता है कि नहीं हटा पाता है। या अगर किसी अभिक्रियाएं कराई जाती है, जैसे ये HCl हमारे पास है और हमने Na को इसमें डाला, तो ये Na इसको हटा पाएगा कि नहीं हटा पाएगा, उसके लिए हमने क्या देखा था, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखा था, जिसके माध्यम से किसी एलिमेंट को डालने पर वो एलिमेंट उसमें उपस्थित एलिमेंट को हटाता है कि नहीं हटाता है। इस आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया को बता सकते हैं। जिसमें हमने एक लाइन लिखा था और कुछ एलिमेंटों को हमने क्या लिखा था, उसमें डिनोट किया था। और मैं ये बोला था कि ऊपर वाले एलिमेंट अधिक सक्रिय होंगे और नीचे वाले कम, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले के विलयन से उसको हटा देगा। उसी तरीके से अब इसको अगर हम देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, ऊपर है और ये नीचे है, इसलिए ये ऊपर वाले नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करेगा तो क्या बोला जाएगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन मुक्त कर देगा। इसलिए जब तक हम धातुओं के बारे में नहीं जानेंगे कि वो कौन सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, कौन ज्यादा सक्रिय है, तब तक हम किसी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में नहीं जान सकते हैं। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, हमने इसके पिछले वीडियो में बताया भी था सक्रियता श्रेणी, उसके माध्यम से हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए। क्या लिखना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन है विस्थापन में लिखूंगा, कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, जब कोई सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के विलयन से अगर उस धातु को हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और प्रतिस्थापित करने के पश्चात वह धातु उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब कोई सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के विलयन से उसको हटा देता है और उसका स्थान सक्रिय धातु ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होता है एकल प्रतिस्थापन विस्थापन और एक होता है द्वि एकल प्रतिस्थापन, और दूसरा क्या होता है, द्वि प्रतिस्थापन। कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के होंगे। एक मेरा होगा एकल प्रतिस्थापन, दूसरा हमारा क्या होगा, द्वि प्रतिस्थापन। तो हम बोल सकते हैं एकल प्रतिस्थापन में कि जब कोई सक्रिय धातु किसी कम सक्रिय धातु के विलयन से उसे हटाकर और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और कम सक्रिय धातु
निकलने के पश्चात किसी अन्य के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एकल प्रतिस्थापन। द्विप्रतिस्थापन, जब किसी दो यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब अधिक सक्रिय धातु अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के कम सक्रिय धातु के विलयन से उसे प्रतिस्थापित कर देता है, तथा प्रतिस्थापित कर देता है तथा सक्रिय धातु उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और निकला हुआ कम सक्रिय धातु किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए हमारे पास हमने लिया HBr और हमने इसमें डाला क्या? K। अब देखिए ये हमारा क्या है? एक धातु है और ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। इन दोनों का स्थान अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो ये क्या होगा? नीचे और ये ऊपर। तो ऊपर वाले अधिक सक्रिय होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं? कम सक्रिय होते हैं। तो नीचे वाले को ये ऊपर वाला क्या कर देगा? हटा देगा। तो हटाएगा तो हम क्या लिखेंगे? के लिखेंगे अब प्लस लिखेंगे KBr लिखेंगे अब प्लस क्या निकल जाएगा? HU निकल जाएगा। अब संतुलित करना होगा तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या निकला है? 2 हाइड्रोजन निकला है और 2 से गुणा करेंगे तो 2 Br आएगा। तो यहाँ पे कितने Br है? 1। तो यहाँ पे कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। और अगर मैं 2 से गुणा किया तो यहाँ पे मुझे 2 से गुणा करने पड़ेंगे। तो देखिए ये कि इस H को जब हटाया तो निकलने वाला H किसी के साथ अभिक्रिया किया नहीं है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। देखिए और देखिए यहाँ पे CuSO4 मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होंगी उसमें मुझे सक्रियता श्रेणी की वरीयता देने पड़ेंगे, मतलब सक्रियता श्रेणी के अनुसार ही हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया करा पाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखिए अगर मैं लोहे का टुकड़ा डाल दूं, कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहे का टुकड़ा डाल दो या जिंक का टुकड़ा डाल दो या किसी अन्य सक्रिय धातु को अगर हम इसमें डाल देंगे तो ये सक्रिय धातु इस कॉपर को क्या कर देगा? हटा देगा। तो देखिए ये इसको जब हम हटाएंगे तो लिखेंगे क्या? FiSO4 अब प्लस क्या लिखेंगे? Cu। अगर ये जिंक इसको हटा रहा है तब क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा? Cu। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। वैसे यहां भी लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या? चलिए FiSO4 में अगर हम क्या डाल दें? मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल दें। अगर मैंने मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला तो ये मैग्नीशियम इसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस किया तो यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे? Mg और SO4 अब प्लस क्या लिख देंगे? Fi। बोलिए ये अधिक सक्रिय है और ये क्या है? कम, क्योंकि विद्युत श्रेणी में इसका या सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान ऊपर है और इसका स्थान क्या है? नीचे है। और निकलने वाला जो Fi है वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं किया है, और अगर अभिक्रिया नहीं करता तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। वैसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो देखिए क्या बोला जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे किसे? क्या लिखेंगे? द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया
क्या बोल सकते हैं? वे अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं जिसमें जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा उसे क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या बोला जाएगा? अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया होंगी जिनमें आयनों का क्या हो जाएगा? एक्सचेंज होगा। मतलब धातु धातु एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। जैसे देखिए मेरे पास है HCl है, अब प्लस में क्या है? NaOH है। क्या है हमारे पास? HCl है और NaOH है। देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये प्लस देगा, ये माइनस देगा, और ये प्लस देगा, ये माइनस देगा। देखिए धनायन क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज करेंगे। और वैसे भी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि अम्ल को और क्षार के साथ अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनते हैं। तो हम यहाँ पे Na को हाइड्रोजन की तुलना में देखेंगे तो Na का स्थान क्या है? सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, मतलब ये अधिक सक्रिय है, और ये हमारा क्या है? कम सक्रिय है। तो ये NaH को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करेगा तो देखिए इसके जगह पे आएगा NaCl। अब प्लस में Cl Na के साथ जुड़ गया, बाकी यहाँ बचा क्या? H, और यहाँ बचा OH। तो इस तरीके से हम मिला के क्या बोल सकते हैं? H2। ये तो मेरा द्विविस्थापन का पहला अभिक्रिया हुआ। उसी तरीके से अगर मेरे पास, चलिए कॉपर, कॉपर न लिख करके चलिए मैं लिख रहा हूं H2SO4 अब प्लस BaCl2। देखिए ये H है और ये हमारा क्या है? Ba है। तो ये Ba इसको रिप्लेस कर देगा। अब देखिए जब ये टूटेगा तो हम लिखेंगे H पे डबल प्लस और SO4 पे डबल माइनस, और Ba पे क्या लिखा जाएगा? Ba पे क्या लिखा जाएगा? डबल प्लस, और Cl पे क्या लिखा जाएगा? माइनस। बोलिए ये इसको रिप्लेस करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो H पे एक प्लस आता है, और ये संख्या कितनी है? 2, और SO4 पे कितना आएगा? 2 माइनस। यह इसको रिप्लेस जब करेगा तो देखिए क्या बनेगा? H के जगह पे B डबल प्लस आएगा और SO4 पे डबल माइनस आएगा। इन दोनों को अगर हम रिप्लेस इक्वेशन लिखेंगे तो ये बन जाएगा BaSO4। वो इसलिए कि 2 प्लस 2 माइनस एक दूसरे का क्या कैंसिल कर जाएगा, तो हम BaSO4 लिख देंगे। नहीं तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लिखेंगे तो कॉमन निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 नहीं लिखा है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? BaSO हो जाएगा 4। अब प्लस देखिए H और यहाँ पे Cl, तो बन जाएगा हमारा क्या? HCl। और कितनी? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखिए देखिए एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं। देखिए जैसे मेरे पास ये हो जाएगा Na2SO4 अब प्लस BaCl2। फिर वही काम होगा, ये इसको रिप्लेस करेगा। सोडियम पे एक प्लस, Ba पे क्या है? 2 प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे Ba डबल प्लस और SO4 क्या चीज? डबल माइनस। और ये Na कहाँ जाएगा? Cl के पास। तो Na हो जाएगा प्लस और Cl हो जाएगा माइनस। दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो NaCl। ये मैंने लिखना सिखाया भी है, जाकर के देखिए और वहां पे मिलेंगे। इसको मिलेंगे करेंगे तो BaSO। यहाँ पे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं BaSO4 प्लस क्या लिखेंगे? NaCl। संतुलित करेंगे तो दोबारा लिख देंगे। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से हम अभिक्रिया क्या कर सकते हैं? करा सकते हैं। आगे भी देख सकते हैं आप AgNO3 अब प्लस क्या लिख सकते हैं? NaOH
जब हम इसको इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करेगा तो क्या लिखेंगे, Na और NO3 प्लस क्या हो जाएगा, AgOH हो जाएगा। ठीक, ये सारा क्या है, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए और मैं कुछ कर रहा हूं, ये मेरा क्या हो गया, एकल प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न हुई। और मैं तो और अभिक्रिया आप चले, हमने क्या बोला था कि संयोजन, वियोजन और प्रतिस्थापन के प्रतिस्थापन मुख्यतः 3 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। इसी के साथ साथ और भी अभिक्रियाएं होती हैं जो इन्हीं में इंक्लूड होते हैं, इसी में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, आक्सीकरण और अपचयन, या उसी आक्सीकरण को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। साथ ही साथ आक्सीकारक, अपचायक, ये जितनी अभिक्रियाएं होती हैं और अवक्षेपण अभिक्रियाएं सब इसी अभिक्रियाओं में क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। देखिए मैं अब लिख रहा हूं एक एक अभिक्रिया, जिसमें पहला हमारा होगा उष्मा, क्या लिखेंगे, उष्मा छेपी। क्या बोला जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया। लिख भी सकते हैं कि वह अभिक्रिया, क्या चीज, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होती है, मुक्त होती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। कुल मिला के समझिए कि अगर कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें से उष्मा निकल रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए बोल सकते हैं ये CaO, ये हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम जल डालेंगे तो ये क्या कर जाएगा, उसमें घुल जाएगा, और जब उसमें घुलेगा तो हमको देगा क्या, CaOH का ट्वाइस, और साथ ही में हमको निकाल करके देगा क्या चीज, उष्मा। निकालेंगे क्या, जैसे ही डालेंगे उसमें से भाप टाइप का क्या उठेगा, गरम गरम उठेगा, जो क्या होगा, उष्मा होगा। या जब हम जल में अगर हम बुझे, बिना बुझे चूने को, पत्थर टाइप का जो चूना मिल रहा होगा उसको अगर इसमें डालेंगे तो मुझे क्या निकाल करके देगा, जैसे ही डालेंगे ये क्या करेगा, धीरे धीरे खौलने लगेगा, और ऊपर हाथ लगेंगे तो गर्म लगेगा। जब गर्म लगेगा इसका मतलब कि इसमें से कुछ उष्मा मुक्त हो रही है, और अगर उष्मा मुक्त हो रही है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक, चलिए और नाम भी इसका जानिए, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सामान्य नाम अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं बिना बुझा, बिना बुझा क्या चीज, चूना, बिना बुझा चूना। और इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ क्या, चूना। बुझा हुआ चूना कहने का मतलब है कि इसमें से जो भी उष्मा थी वो बाहर निकल गया, और जब बाहर निकल गया तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, बुझा हुआ चूना। ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा, अगर हम किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, जैसे कार्बन को हमने वायु की उपस्थिति में जलाया, तो अगर हम जलाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये जलेगा तो मुझे मिलेगा CO2, साथ में मिलेगा मुझे उष्मा, मतलब गर्मी मिलेंगे, और साथ ही साथ मुझे मिलेंगे प्रकाश भी। तो हम अगर कार्बन को जला रहे हैं वायु की उपस्थिति में तो मुझे CO2 देगा, और साथ ही साथ मुझे क्या देगा, उष्मा देगा, और साथ ही साथ मुझे क्या देगा, प्रकाश देगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया, जिसमें से उष्मा निकलते हैं। और कोई क्वेश्चन दिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उष्मा है कि उष्मा शोषी है कि उष्मा छेपी है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें प्लस करके उष्मा लिखा है या ऊर्जा लिखा है तो हम मान लेंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा छेपी।
ऐड करके अगर लिखा तो हम मानेंगे कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। और अगर यहीं पे माइनस कर दिया तो हम मानेंगे क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये हुआ हमारा क्या चीज, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा देखिए, ऊष्माक्षेपी के बाद ऊष्माशोषी। देखिए क्वेश्चन हम कराएंगे तो सभी अभिक्रियाओं को क्या बताएंगे, प्रकार बताएंगे। और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन मुझे कराना है, एक एक क्वेश्चन कराना है। तो थोड़ा थ्योरी चल रहा है, उसमें एक एक एग्जांपल दो दो देख के चल रहे हैं। जब हम थ्योरी न्यूमेरिकल का जब टॉपिक चलेंगे तो उसमें हर एक एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देंगे और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे साथ ही साथ आप क्या चीज, ऊष्माशोषी, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी। तो सीधा बोल सकते हैं कि जो अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा देने पड़ते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब कोई अभिक्रिया कराने के लिए मुझे क्या देना पड़ता होगा, ऊष्मा देना पड़ता होगा, उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, ऊष्माशोषी। तो क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, क्या बोला जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब अभिक्रिया को कराने के लिए मुझे बाहर से ऊष्मा देने पड़े तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे देखिए, अगर मुझे इसी को गर्म किया जाए, जब हम इसको गर्म करेंगे तो मैं इसको अभिक्रिया कराने के लिए क्या कर रहा हूँ, ऊष्मा देना पड़ रहा है मुझे, ऊष्मा देना पड़ा। जैसे ही मैं इसको ऊष्मा दूंगा, इसमें से जल क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, H2O वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ क्या चीज, H2O। फिर देखिए यहाँ पे, जब यहाँ से OH में से 2 बार लिखा हुआ है, H2O अगर निकल गया बस बचा बचा क्या, O और C मिलकर के क्या बनेंगे, CaO। इसी को जस्ट मैं पीछे भी लिखा था, देखिए जिसको मैं पीछे लिखा था CaOH, CaOH नहीं, CaO में हमने क्या डाला था, H2O डाला था। और CaO में H2O डाला था तो क्या बन गया था, CaOH का ट्वाइस। तो देखिए ये था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, साथ में क्या निकल रहे थे, ऊष्मा। इसमें ऊष्मा निकलेगा नहीं, मुझे देने पड़ेंगे। तो देखिए इसको हमने तोड़ दिया तो ये ऊष्मा देने के बाद ये टूटा है, तो साथ ही साथ ऊष्माशोषी अभिक्रिया के साथ साथ इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, विखंडन अभिक्रिया है। क्योंकि देखिए हमने क्या बोला था विखंडन अभिक्रिया में, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में, 2 या 2 से नहीं, एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को मैं किसके नाम से जानता हूँ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके किसी एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी नहीं, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और वियोजन में क्या होते हैं, टूटते हैं। तो देखिए इस वियोजन अभिक्रिया में हमें ऊष्मा देना पड़ता है। तो इस ऊष्माशोषी अभिक्रिया के साथ साथ ये अभिक्रिया हमारा क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया भी है। यहाँ पे देखिए इसको आपस में जोड़ा गया है, मतलब ये एक संयोजन अभिक्रिया है। इस संयोजन अभिक्रिया के दौरान हमें क्या मिल रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो ये ऊष्माक्षेपी के साथ साथ यह संयोजन अभिक्रिया भी है। मतलब ऐसी नहीं है कि संयोजन वियोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी और भी अभिक्रियाएं नहीं होंगी। एक अभिक्रिया में कई प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती है। जैसे ही मैं क्वेश्चन खोलूंगा उसमें हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और मैं उदाहरण लिख रहा हूं, देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण और देखिए यहाँ पे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया तो मुझे मिलेंगे, पहले CO2 निकलेगा। अब जब CO2 यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा क्या, C और एक बच जाएगा O, फिर क्या बोलेंगे, CaO। ये भी अभिक्रियाएं देखिए, मतलब अधिकतर वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है और अधिकतम
संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन में देखने को अधिकतर मिल जाएंगे, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया विखंडन अभिक्रिया में अधिकतर मिलेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक वियोजन अभिक्रिया है और साथ ही साथ ये ऊष्माशोषी भी अभिक्रिया है। इसमें दो तरीके का अभिक्रियाएं क्या है पाए जाते हैं। इस तरीके से अब देखिए मैं लिख रहा हूं क्या, तीसरा अभिक्रिया आक्सीकरण और अपचयन। ये हुआ ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब देखिए आक्सीकरण, आक्सीकरण ठीक, और आक्सीकरण को हम लोग बोलते हैं उपचयन, अपचयन नहीं। कौन सी अभिक्रिया, उपचयन। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन निकलता हो या कोई वैद्युत तत्व जुड़ता हो या उस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखिए मैं एक पदार्थ बना रहा हूं, ये मैं मान लिया क्या है, ये हो जाएगा पदार्थ। इसमें मैं क्या जोड़ रहा हूं, ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन जुड़ेंगे, नहीं तो फ्लोरीन जुड़ेंगे, नहीं तो क्लोरीन जुड़ेंगे, बोरोमीन जुड़ेंगे, N2 जुड़ेंगे, आयोडीन जुड़ेंगे। ये हमारी एलिमेंट अगर जुड़ रहा है, देखिए जुड़ने का मतलब मैं तीर दिखाया, और निकलने का मतलब क्या चीज, H2 निकल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, नहीं तो इस पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही है, तो हम मान लेंगे कि इस पदार्थ का हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, इस पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोले जाएंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऐसे पदार्थ में अगर किसी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रोजन का जुड़ जाना या हाइड्रोजन का निकल जाना या फिर उस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऐसा अगर है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और ऐसा नहीं है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। एग्जाम्पल देखिए मैं लिख रहा हूं C प्लस O2, देखिए क्या बन जाएगा, CO2। ये ऑक्सीजन इसमें क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। तो यहां से यहां जाना ऑक्सीजन का क्या हो, कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएंगे। और अगर अपचयन होगा तो अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए इस पदार्थ में इसको क्या माना कि ये हमारा क्या है, पदार्थ है। इस पदार्थ में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी तरीके से देखिए अगर मैं कहीं पे लिखा H2 और प्लस में लिखा Cl2, देखिए इसको मैं पदार्थ मान ले रहा हूं, इस H2 को मैं मान लिया क्या है, ये है पदार्थ। इस पदार्थ में जुड़ कौन रहा है, Cl। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Cl2। जब दो ये जुड़ेगा इसके साथ तो क्या बनेगा, HCl। अब देखिए संतुलित करना हो तो यहाँ पे दो है तो यहाँ पे दो कर लेंगे। बताइए क्लोरीन का यहाँ से, हाइड्रोजन का यहाँ से यहाँ पहुंचना क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि हम इसको पदार्थ माने हैं। इस हाइड्रोजन को ही मैं पदार्थ मान लिया और Cl को इसमें उठा के जोड़ दिया, तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। दूसरी बात देखिए इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया है। देखिए इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को भी हम संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीकरण, और दो पदार्थ आपस में जुड़ करके अगर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और साथ ही साथ जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, और दो पदार्थ आपस में जुड़ जाएंगे और एक बनेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। साथ ही में देखिए अगर ऐसा किसी ने नहीं किया और ऐसा कर दिया, जैसे H2O और H2O को तोड़ा गया तो मुझे मिला क्या, H2 और मुझे मिला O2। और यहाँ पे क्या है, संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुना कर लेते हैं यहाँ पे। अब बताइए कि अगर हम इसको पदार्थ मान लें तो इसमें से निकला कौन है, हाइड्रोजन। तो किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण, तो इसमें से निकला कौन है, हाइड्रोजन। तो
ऑक्सीजन का यहां से यहां जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का यहां से यहां जाना कहलाएगा ऑक्सीकरण। देखिए मैं क्या लिखा हूं कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकल जाना या इन सब का जुड़ जाना या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाना, इसके नाम से जाना जाएगा ऑक्सीकरण से। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ भी Cu प्लस O2 बनेंगे CuO, और ऑक्सीजन दो बार है, दो से गुणा कर लेंगे, यहाँ भी दो से गुणा कर लेंगे, तो इसमें इसका जुड़ना यहां से यहां पहुंचना क्या होगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, देखिए साथ साथ ये वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन में भी ऑक्सीकरण पाया जा रहा है, और ये क्या है? वियोजन है। इस वियोजन अभिक्रिया में क्या पाया जा रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पाई जा रही है। तो जिस किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, अगर ऐसे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण में हमारा संयोजन भी हो सकता है और वियोजन भी हो सकता है। ये देखिए, ये हमारा क्या है? इन अभिक्रिया में तीन अभिक्रिया समाहित है, समझ लीजिए कैसे। दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक बनना, संयोजन हो गया। ठीक, दूसरा ये हमारा क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। अगर मैं कॉपर को वायु को बस इसमें जला दिया, ऊष्मा जरूर निकलेगा, ये बोला जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कार्बन में भी चलिए C+O2 बन जाएगा CO2। अब देखिए, इस ऑक्सीजन का इसमें जुड़ना ऑक्सीकरण हो गया, और दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक बनना संयोजन अभिक्रिया हो गया। और साथ साथ ये देखिए कि कार्बन को ऑक्सीजन को उपस्थिति में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और साथ ही साथ क्या दे देगा? मुझे ऊष्मा दे देगा। तो देखिए इसमें से तीनों अभिक्रिया इसमें समाहित है। तो क्वेश्चन जब उठते चलेंगे तो और ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक, ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। दूसरा नंबर पे आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर पे अब कौन सा? अपचयन अभिक्रिया। ये लास्ट ही टॉपिक है। अभी मुझे और पढ़ाना है कौन सा? ऑक्सीकारक, अपचायक, रेडॉक्स, और एक कौन सा? अवक्षेपण अभिक्रिया। साथ ही साथ विकृत गंधिता और संक्षारण भी मुझे पढ़ाना है। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन निकलता है या ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन कह रहे हैं। अपचयन अभिक्रिया, और जस्ट अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण के क्या होंगे? विपरीत होंगे। देखिए कैसे, अगर मैं इसको पदार्थ मान लूं, क्या मान ले रहा हूं? पदार्थ। ठीक है, और अगर पदार्थ मान लेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना, H2 जुड़ता हो, या इसमें से निकलता कौन हो? O2 निकलता हो, Cl2 निकलता हो, N2 निकलता हो, F2 निकलता हो, I2 निकलता हो, ऐसे एलिमेंट्स अगर निकल रहे हैं, और या फिर इनकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो? कमी हो। अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है तो इस पदार्थ का क्या हो जाएगा? अपचयन होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक, चलिए मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल। देखिए CuO को अगर मैं तोड़ दूं, तो अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा Cu प्लस क्या? O2, दो से गुणा कर देंगे, यहाँ भी दो से गुणा कर देंगे। देखिए इस कॉपर का यहां से यहां पहुंचना मतलब उसमें अपने में से ऑक्सीजन को निकाला है, और जब किसी ने अपने में से ऑक्सीजन निकाल दिया तो उसका हमेशा क्या हो जाएगा? अपचयन। या हाइड्रोजन जोड़ ले, तो देखिए मैं जोड़ दे रहा हूं H2 Cl2 अब प्लस H2, जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? HCl। देखिए ये हाइड्रोजन इसमें क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो इस पदार्थ का यहां से यहां आना क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक, यहां से यहां आना क्या? अपचयन। साथ ही में और भी देख सकते हैं H2 प्लस O2। देखिए ये इसमें क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, और अगर जुड़ा तो हम क्या बोलेंगे? H2O। तो बोलिए इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का जुड़ना यहां से यहां आना क्या कहलाएगा? अपचयन।
अपचयन। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और साथ में ऑक्सीकरण अपचयन के साथ साथ इसमें भी संयोजन वियोजन होगा। जिस तरीके से ऑक्सीकरण में संयोजन और क्या हो रहे थे? वियोजन हो रहे थे। इसी के साथ देखिए एक और अभिक्रिया रेडॉक्स। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ ही साथ एक ही समय में एक ही अभिक्रिया में अगर संपन्न हो रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोला जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन हो एक ही साथ, तो ऐसी अभिक्रिया किसके नाम से जाना जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये हो जाएगा CuO में हमने डाला क्या? Na। तो Na क्या है? अधिक सक्रिय धातु है, तो इसने क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस किया तो बनाया क्या? Na2O प्लस Cu अलग। देखिए इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहां से यहां जाना क्या होगा? अपचयन। ठीक है, यहां से यहां जाना क्या हो जाएगा? अपचयन। और अगर हम बात करें ये इसमें जुड़ रहा है, तो सोडियम का यहां से यहां पहुंचना क्या हो जाएगा? बोलिए। ऑक्सीकरण। इसमें क्या कर रहा है? ये जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, और इसमें से O निकल रहा है तो क्या हो जाएंगे? अपचयन। और ऑक्सीकरण अपचयन एक ही अभिक्रिया में हो तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? रेडॉक्स। और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि अगर दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और एक का अपचयन हुआ तो दूसरे का ऑटोमेटिक ऑक्सीकरण होगा, और एक का ऑक्सीकरण हुआ दूसरे का हमेशा क्या होगा? अपचयन होगा। देखिए ऐसे में एग्जांपल्स भी रख रहा हूं, जैसे हो गया H2 प्लस O2। देखिए कैसे इसको मैं अगर पदार्थ मान लूं तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसमें जुड़ रहा है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे? H2 बनेंगे। तो बोलिए इस ऑक्सीजन का यहां से यहां पहुंचना हो जाएगा क्या? अपचयन। क्या हो जाएंगे? अपचयन। मतलब ऑक्सीजन में कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में जुड़ना अपचयन कहलाता है। दूसरी बात, ऐसा हो भी सकता है कि हम इसको ऐसे ना मान करके कैसे मान ले, यही इसमें क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। और अगर मैंने इसको पदार्थ माना और ये पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा? ऑक्सीकरण। फिर से सुन लो। अगर हाइड्रोजन को हमने पदार्थ माना और इस हाइड्रोजन में अगर ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का यहाँ से पहुंचना यहाँ तक ऑक्सीकरण। और अगर मैंने क्या किया कि इसको पदार्थ माना और इस पदार्थ में हाइड्रोजन को उठा करके जोड़ा, तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। और जिन अभिक्रियाओं में अगर दोनों पाए जाते हैं ऐसी अभिक्रिया को किसके नाम से जाना जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाएगा। ठीक, चलिए ये हुआ। मैं कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, इसके बाद जितने इक्वेशन होंगे वो अगले में आएंगे, अगले क्लास में चलेंगे। फिलहाल देखिए मैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं जिसके माध्यम से मुझे बताना है कि ये अभिक्रियाएं किस प्रकार की है। ठीक, वो मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद उस हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चन का पहले मैं सूत्र लिखूंगा, फिर अभिक्रिया बताने की कोशिश करूंगा। चलिए देखिए, उसने क्वेश्चन में बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। पहला देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। अब प्लस में लिखा है बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड। और साथ ही में अभिक्रिया के चिन्ह करा रहा है पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम ब्रोमाइड। पोटेशियम आयोडाइड अब प्लस क्या लिखेंगे? बेरियम ब्रोमाइड। क्या लिखना है? ब्रोमाइड। एक और मैं लिख दूं, दूसरा लिखा है जिंक कार्बोनेट, दो ही लिखवा रहा हूं, जिंक कार्बोनेट।
नेट प्लस जिंक कार्बोनेट, और टूट करके क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड, ये दे रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए, पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब कि के और बी आर, ये आपस में ये दोनों जुड़ करके के बी आर बने हैं। इसके लिए बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम का देखिए बी ए पे डबल होता है और आई पे सिंगल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए आई टू। तो ये क्या लिख देंगे, बी ए आई टू। फिर मिलेंगे ये दोनों, तो बोल रहा है क्या बना है, पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम पे सिंगल प्लस, आयोडाइड पे सिंगल माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा के आई प्लस क्या लिखने के लिए हो रहा है, बेरियम ब्रोमाइड, तो ये बन जाएगा बी ए पे डबल और बी आर पे सिंगल, क्रॉस मल्टीप्लाई बी ए बी आर, तो बन जाएगा बी ए बी आर। अब बोलिए इसे संतुलित भी करना है, पहले संतुलित कर लेते हैं, आई यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, संतुलित हो गया। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, कौन सी अभिक्रिया है ये, देखिए ये धनायन एक दूसरे को क्या किए हैं, एक्सचेंज किए हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन। जब अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, तो हो जाएगा जिंक CO3, और अभिक्रिया हमने करा दिया, मतलब इसको गर्म करने पड़ेंगे तो ये टूटेगा, तो मुझे क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या दे रहा है, CO2। और ये मुझे बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ अगर सिंगल है और टूट करके 2 या 2 से अधिक दे रहा है तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग किसके नाम जानेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो इस टॉपिक में इतने ही, इसके बाद जो अगला पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ाए जाएंगे आक्सीकारक, अपचायक, उसके बाद आएगा क्या बोल सकते हैं उसको, अवक्षेपण अभिक्रिया, फिर साथ ही साथ आएगी संक्षारण और उसके बाद विक्रिय गंधिता। शायद हो सकता है कि मैं एक ही क्लास में पढ़ा दूं और भी हो सकता है कि मैं उसमें 2 क्लास में पढ़ाऊं। इसके बाद मेरा क्वेश्चन आएगा, इसका जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे वो सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।